लोकसभा चुनाव में यूपी के बाद बीजेपी को जिस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो महाराष्ट्र है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन विपक्ष की तुलना में कमजोर रहा। अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां तरह तरह की चर्चाएं हैं। उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, उनकी पार्टी के सांसद क्या करेंगे, एनडीए के बाकी सहयोगी क्या करेंगे, ये सब सवाल चर्चा में हैं। आज सीएम एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से 400 के नारे पर ही सवाल खड़े कर दिए, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में खेला बाकी है। देश में फिर मोदी सरकार आई, लेकिन महाराष्ट्र में अभी जारी है लड़ाई। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले इस राज्य के नतीजे एनडीए के लिए कम, इंडिया के पक्ष में ज्यादा आए। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इस रण में फतेह हासिल करने के लिए सबने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां नतीजों का पोस्टमार्टम कर रही हैं। हलचल तेज है। सीएम एकनाथ शिंदे के इस बयान से महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म हो गया है। सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। शिंदे 400 पार के नारे को महाराष्ट्र में हाथ की बड़ी वजह कैमरे के सामने बता रहे हैं। एनडीए के अंदर शिंदे के इस बयान वाले बाउंसर से इंडिया खेमे को पलटवार का मौका मिल गया और टारगेट पर शिंदे हैं। उद्धव के करीबी संजय राउत को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की हिम्मत है, बोलिए मोदी जी को। कुछ ही महीनों में होने वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले बयानों के ये तीर अभी और तीखे और गंभीर होने वाले हैं। पिछले 5 सालों से जिस राज्य की सियासत में सबसे ज्यादा उलटफेर हुए वो राज्य है महाराष्ट्र। कभी उद्धव बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस और शरद पवार के साथ सरकार बना लेते हैं, तो फिर शिवसेना के शिंदे विधायकों का बड़ा धड़ा तोड़ बीजेपी के समर्थन से सीएम बन जाते हैं। महायुति का बेड़ा एनसीपी के अजित पवार और उनके साथी विधायकों के साथ आने से और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले अभी महाराष्ट्र में तोड़-फोड़ बाकी है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, खुद सुनिए। उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में। क्या बात कर रहे हैं? उधर वाले इधर संपर्क में हैं? बिल्कुल, उधर वाले हमारे पास संपर्क में है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था कि वो लोग संपर्क में हैं। 9 में से लगभग बहुत सारे सांसद उनके अशांत है। संख्या जो लगती है तो वहाँ से बाहर निकलने के 5 से 6 सांसदों की संख्या लगेगी। 5 से 6 अशांत है, इधर आना चाहे। 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। प्रताप राव जाधव ने शिंदे कोटे से मोदी 3.0 में स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद की शपथ ली है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर प्रताप राव जाधव कह रहे हैं कि उनकी नजर उद्धव गुट के नवनिर्वाचित सांसदों पर है। वैसे ऐसे ही दावे उद्धव गुट की तरफ से शिंदे गुट के लिए भी किए जा रहे हैं। उद्धव की पार्टी के जहां 9 सांसद हैं, तो शिंदे की शिवसेना से 7 सांसद चुने गए हैं। मोदी की तीसरी शपथ से पहले पहली हलचल भी महाराष्ट्र से ही आई, जब अजित पवार की एनसीपी ने शपथ के लिए अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया। वजह थी कैबिनेट की सीट। एनसीपी को शिवसेना की तरह ही एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री पद ऑफर हुआ था, लेकिन अजित गुट ने इसे लेने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र की सियासत पर अब पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहाँ अभी कई खेल बाकी हैं। एक और राज्य है जहां इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। 100% का रिजल्ट देने वाले राजस्थान में बीजेपी को इस बार बड़ा घाटा हुआ। अब सवाल यह कि जिस राज्य में 6 महीने पहले बीजेपी को सत्ता मिली,
वहां ऐसे नतीजे आना राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका रहा है। हालांकि पार्टी में सन्नाटा है, सवाल ये आगे क्या होगा। ये तस्वीर उस दिन की है जब सेंट्रल हॉल में मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। बीजेपी सहित तमाम सहयोगी दल के नेता मोदी को बधाई दे रहे थे। इस वीडियो में देखिए कैसे मोदी वसुंधरा राजे और सांसद बेटे दुष्यंत सिंह से मिल रहे हैं। मोदी यहाँ वसुंधरा से कुछ बातें भी करते हैं। दुष्यंत की पीठ ठोककर शाबाशी देते हैं। ये तो राजस्थान की सियासत के सिक्के का एक पहलू है। अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसपे सीएम भजनलाल शर्मा मोदी को बधाई देने पहुंचे। मोदी को भजनलाल गुलदस्ता भेंट करते हैं और चले जाते हैं। इन दोनों तस्वीरों की राजस्थान की सियासत में चर्चा है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक के पावर कॉरिडोर में कानाफूसी होने लगी। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह का सियासी सन्नाटा राजस्थान में पसरा हुआ है, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। विधानसभा में जीती बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्यों हार गई? 2 चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी 11 सीट कैसे हार गई? बीजेपी का कौन सा वोट बैंक उससे दूर हो गया? क्या वसुंधरा को किनारे करने से बीजेपी को नुकसान हुआ? ये वो कुछ सवाल हैं जो राजस्थान की सियासत में चर्चा में हैं। बीजेपी के नेता जब हार की समीक्षा के लिए बैठेंगे तो इन सवालों के जवाब से उन्हें नतीजे मिलेंगे। आपको लगता हार हुई है? बीजेपी की कोई हार नहीं हुई। हमने सरकार बनाई है एनडीए की और बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनाई है। राजस्थान में जो कुछ सीटें कम हुई है उसकी समीक्षा करेंगे और संगठन स्तर पर जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस पर काम करेंगे। जिन 11 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी चुनाव हारी, उन इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव की तैयारियां कुछ खास नहीं की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं और पार्टी की वहां भी हार हुई, जबकि वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले झालावाड़ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली। राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी सीटों पर प्रचार में फंसे रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर लोकसभा में प्रचार किया। रोड शो और छोटी छोटी सभाओं के जरिए पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। राज्य में 33 विधानसभा सीट ऐसी रही जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां पिछड़ गए। इनमें प्रदेश के 4 मंत्रियों की विधानसभा सीट ऐसी थी जहां बीजेपी विरोधी उम्मीदवारों से पीछे रही। हालांकि दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिन 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, वहां लोकसभा चुनाव में बढ़त मिल गई। अगर यहां भी विधानसभा की तरह पीछे रह जाती तो नतीजे और बुरे हो सकते थे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी दोनों ब्राह्मण जाति से हैं। प्रदेश में सरकार बनने के बाद से यह चर्चा होने लगी थी कि अब प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनावों की वजह से मामला टल गया। लेकिन अब नतीजे आ चुके हैं और पार्टी को नुकसान भी हुआ है, तो ऐसे में अब दबी जुबान से यह चर्चा होने लगी है कि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष को बदला जाएगा। और बात पवन कल्याण की। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश का तूफान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण को आंधी बताया था। आज पवन कल्याण आंध्र के डिप्टी सीएम बनाए गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का स्ट्राइक 100% रहा। शपथ के मंच की कई तस्वीरें आज सुबह से वायरल हैं। पवन कल्याण अने नेनु शासनम द्वारा निर्मितमैन भारत राज्यांगम पट्ल जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में मंत्री पद की शपथ ली और चंद्रबाबू नायडू की सरकार में पवन को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई है। भारत देश सार्वभौमाधिकाराన్ని आंध्र प्रदेश राष्ट्र मंत्रीगा नेनु। पवन कल्याण जब शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे तो सामने बैठी भीड़ का शोर पूरे इलाके में गूंजने लगा। शपथ के बाद पवन कल्याण ने बड़े भाई और दक्षिण के सुपरस्टार चिरंजीवी के पैर छुए।
विजयवाड़ा के इस मंच पर एक और दिलचस्प तस्वीर तब देखने को मिली जब चिरंजीवी का हाथ पकड़कर पीएम मोदी मंच के बीचों बीच ले आए। मोदी के एक तरफ चिरंजीवी थे तो दूसरी तरफ पवन कल्याण। सामने बैठे समर्थकों का जोश आसमान में पहुंच गया था। पवन कल्याण दक्षिण में सनातन का झंडा उठाने वाले सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इस चुनाव में पवन कल्याण ही वो कड़ी थे जो बीजेपी और टीडीपी को साथ लेकर आए। फिर गठबंधन करके तीनों ने चुनाव लड़ा और फिर आंध्र में एनडीए की आंधी चल पड़ी। पवन कल्याण की पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी और सभी 21 जीती। जनसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और दोनों सीट जीती। यही वजह थी कि दिल्ली में पिछले दिनों जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई तब पीएम मोदी ने पवन कल्याण को आंधी बताया था। आंध्र, मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। पवन कल्याण इस चुनाव में पीठापुरम विधानसभा सीट से करीब 70,000 वोटों से जीतकर विधायक बने हैं। 6 जून को जीत के बाद पवन कल्याण बड़े भाई चिरंजीवी से मिलने हैदराबाद में उनके घर पहुंचे थे। उस दिन पवन कल्याण का शानदार स्वागत किया गया था। पैर पर माथा टेककर पवन कल्याण ने भाई से आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 56 साल के पवन कल्याण ने 2014 में अपनी जनसेना पार्टी बनाई थी। 10 साल बाद पवन सियासत के सुपरस्टार बन गए और अब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर पहुंचने वाले आंध्र के 9वें नेता बन गए हैं। साल 2019 में पवन कल्याण की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर जीती थी। खुद पवन 2 सीटों पर हार गए थे। बाद में उन्होंने 2020 में बीजेपी से गठबंधन का फैसला किया और दोनों दल साथ मिलकर राज्य की राजनीति में आगे बढ़ते रहे। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पेमा खांडू एक बार फिर से यहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पेमा खांडू अरुणाचल के सीएम होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। 60 में से 46 सीटें जीती बीजेपी ने और फिर से विधायक दल का नेता पेमा खांडू को चुना गया है, यानी सीएम पद की शपथ वो लेंगे। प्रभारी के तौर पर रविशंकर प्रसाद को यहां पर भेजा गया था और विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें यह बड़ा निर्णय लिया गया। अरुणाचल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और पेमा खांडू एक बार फिर से विधायक दल के नेता चुने गए, यानी वही होंगे मुख्यमंत्री। आइए अब हम आपको ओडिशा लिए चलते हैं। यहां पर लगभग 2.5 दशक तक बीजेडी की सरकार रही और अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मोहन मांझी सीएम बने। पहली बार बीजेपी को सूबे में सत्ता मिली और पार्टी ने आदिवासी कार्ड खेला। अब मोहन मांझी के जरिए बीजेपी की नजर आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। झारखंड में आदिवासी निर्णायक हैं। मोहन के जरिए बीजेपी झारखंड के आदिवासियों को साधने का प्रयास करेगी और यही कोशिश महाराष्ट्र में भी हो सकती है, यानी एक तीर से 2 निशाना। मोहन के सीएम बनने का आप देखिए फसाना। मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। ओडिशा में बीजेपी की पहली सरकार बनी और पार्टी ने आदिवासी नेता मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। मोहन को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ ओडिशा में बल्कि आदिवासी वोटर्स के बीच देशव्यापी संदेश देने की कोशिश की। ओडिशा में बीजेपी ने किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। बावजूद इसके प्रदेश में ऐसी सियासी आंधी चली कि 24 साल में सत्ता में मौजूद बीजेडी के नवीन पटनायक बाहर हो गए और बीजेपी ने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कमल खिला दिया। यही वजह रही कि शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम बेहद खास रहा। खुद प्रधानमंत्री ने शहर में शपथ ग्रहण समारोह से पहले रोड शो किया और जीत का जश्न मनाया।
अब मोहन मांझी को सीएम बनाए जाने का सियासी संदेश समझिए। मोहन मांझी के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है। पहला निशाना झारखंड है, दूसरा निशाना महाराष्ट्र है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में एनडीए अभी सत्ता में है, जबकि झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है। झारखंड में आदिवासी वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। यहां सत्ता में आने के लिए आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ जरूरी है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सभी 5 सीटें हार गई है। अब साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल भेजे जाने का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन सियासत के अखाड़े में विधायक बनकर उतर चुकी हैं और बहुत संभव है कि विधानसभा चुनाव में कल्पना सीएम का चेहरा हो जाए। चुनाव में कल्पना का इमोशनल कार्ड चल गया तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। लिहाजा पड़ोसी राज्य ओडिशा में आदिवासी सीएम बनाकर बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो उनकी सबसे बड़ी हितैषी है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है। राज्य की 81 में से 28 सीटें एसटी रिजर्व हैं। मोहन चरण मांझी क्योझर से चौथी बार विधायक बने। ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले 2000 और 2004 में 2 बार वो जीत चुके हैं। मोहन चरण मांझी संथाल आदिवासी हैं। झारखंड में संथाली आदिवासियों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, जिस पर शिबू सोरेन परिवार का प्रभाव माना जाता है। लोकसभा चुनाव में उड़ीसा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अच्छा खासा आदिवासी वोट मिला, लेकिन झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में विपक्ष ने आदिवासी वोटरों में अच्छी खासी सेंध भी लगा दी। यही भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और मोहन मांझी के जरिए भारतीय जनता पार्टी इसी चुनौती से पार पाना चाहती है। और एक बार फिर से बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। पेमा खांडू अरुणाचल के सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल के दोबारा वो नेता चुन लिए गए हैं। रविशंकर प्रसाद को वहां पर प्रभारी बनाकर भेजा गया था। विधायक दल की बैठक हुई और इसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो पेमा खांडू एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए गए हैं। पेमा खांडू फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है 60 सदस्यीय विधानसभा में, और ऐसे में एक बार फिर से पेमा खांडू पर ही भरोसा जताते हुए विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना है। विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए। मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से पेमा खांडू शपथ लेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस विधायक दल की बैठक की तस्वीर। आप रविशंकर प्रसाद को भी आप देख पा रहे थे, जो कि प्रभारी के तौर पर भेजे गए थे। और कुवैत हादसे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत जाएंगे। कुवैत की एक इमारत में आग लगने की वजह से 41 लोगों की मौत की खबर आई है और विदेश राज्य मंत्री खुद कुवैत जाएंगे। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, कुवैत हादसे को लेकर यह अपडेट है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत जाने वाले हैं। कुवैत की एक इमारत में आग लग गई थी और इस वजह से 41 लोगों की जान चली गई थी और विदेश राज्य मंत्री को अब वहां भेजा जा रहा है। और अब बात राहुल गांधी की, जो आज वायनाड गए। जीत के बाद पहली बार समर्थकों को धन्यवाद कर रहे थे। आज धन्यवाद के दौरान राहुल ने अपने धर्म संकट का जिक्र कर दिया। धर्म संकट इस बात को लेकर कि कौन सी सीट वो छोड़ें। बाकायदा मंच से उन्होंने इस बारे में बताया भी। तो सवाल है कि राहुल वायनाड रखेंगे या रायबरेली। चुनाव में जीत के बाद समर्थकों का धन्यवाद करने के लिए राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे हैं। यहां समर्थकों के बीच उन्होंने अपने धर्म संकट का जिक्र कर दिया, जिसको लेकर देश भर में चर्चा होने लगी है। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. असल में राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से लड़े और दोनों सीट से जीत गए। अब नियम के हिसाब से उन्हें एक सीट खाली करनी है। धर्म संकट इस बात का है कि कौन सी सीट खाली करें। वो वायनाड जिसने 2019 के मुश्किल वक्त में साथ दिया, या फिर वो रायबरेली जिससे उनके परिवार का सालों पुराना भावनात्मक
रिश्ता है। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. कल राहुल रायबरेली गए थे, यहाँ के लोगों का धन्यवाद किया और अब चर्चा है कि यूपी में कांग्रेस के सियासी पुनर्जन्म के बाद राहुल गांधी यहाँ फोकस कर सकते हैं। अब देखना है कि राहुल क्या फैसला लेते हैं।